हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ध्रुव यात्रा कहानी की सारांश को बताऊंगा और इसकी व्याख्या भी कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ध्रुव यात्रा कहानी के सारांश को 100 से 150 शब्दों में बताऊंगा, जो कि आप इसे अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ व्याख्या को लिखते रहिएगा और मैं आपको समझाते भी रहूँगा। तो चलिए अपनी वीडियो को और कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी के मुख्य पात्र हैं राजा रिपुदमन, उर्मिला और आचार्य मारुति। राजा रिपुदमन की प्रेमिका उर्मिला होती है और उर्मिला के पिता कौन होते हैं? आचार्य मारुति। तो इस कहानी के 3 ही मुख्य पात्र हैं। कहानी देखिए, दिया कहानी के सारांश में कि ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी है। यानी ध्रुव यात्रा हमारे जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखे हैं और यह कहानी प्रसिद्ध और मार्मिक कहानी है। जैनेन्द्र जी ने मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखकर हिंदी कहानी कला के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया है। यानी हमारे जैनेन्द्र जी ने ऐसी ऐसी कहानियों को लिख के हमारे हिंदी के कहानी की कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। और उन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध कहानी हमारी ये ध्रुव यात्रा कहानी हुई। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और यही कहानी को आप लिखिएगा अपने एग्जाम में। ठीक है, देखिए। तो दिया है कि राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव पर विजय पाकर यूरोप के नगरों से बधाइयां लेते हुए भारत आ रहे थे। यानी राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव पर वहां पे विजयी होकर वो यूरोप के नगर से जब आ रहे थे तो सबसे बधाइयां लेते हुए वो भारत आ रहे थे। अखबारों में यह खबर सुर्खियों में थी। अखबारों में यह खबर, यानी जब राजा रिपुदमन वहां पे विजयी हुए थे तो सभी अखबारों में इनकी खबर फ्रंट पेज पे लगी हुई थी। सभी अखबारों में ये चर्चित थे। तो इसके बाद क्या होता है कि उर्मिला, जो राजा रिपुदमन की प्रेमिका है, उर्मिला कौन थी? राजा रिपुदमन की प्रेमिका, और उनसे विवाह किए बिना उनके बच्चे को जन्म दिया था। यानी उर्मिला का विवाह राजा रिपुदमन से नहीं हुआ था, फिर भी उनके पास एक संतान था। उसने यह पढ़ा कि अब बंबई पहुंच चुके हैं। तो उर्मिला भी अखबारों में यह पढ़ती थी राजा रिपुदमन की खबरों को, और उन्होंने यह पढ़ा था कि अब राजा रिपुदमन कहाँ आ गए हैं? बंबई आ गए हैं, और जहां उनके स्वागत की तैयारियां जोर जोर से चल रही हैं। यानी राजा रिपुदमन की जो तैयारियां थी, स्वागत की तैयारियां थी बंबई में, वो जोर जोर से चल रही है, यानी बहुत ही तेजी से चल रही थी। ये सारी खबरों को उर्मिला अखबारों में पढ़ती थी राजा रिपुदमन के बारे में। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि राजा रिपुदमन को अपने से ही शिकायत रहती है। यानी जो हमारे राजा थे रिपुदमन, उनको खुद से ही शिकायत लगी होती है। क्यों लगी होती है? क्योंकि उन्हें नींद नहीं आती है। और नींद किस लिए नहीं आती है? कि वे अपने किए पर पश्चाताप कर रहे होते हैं। यानी राजा रिपुदमन विजयी होने के बावजूद भी उनको अपने से शिकायत लगी होती है और उन्हें नींद नहीं आती है, क्योंकि वह खुद का ही पश्चाताप कर रहे होते हैं। अब किस कारण पश्चाताप कर रहे होते हैं? देखिए, जब उर्मिला ने उनसे शादी करने के लिए कहा तो उन्होंने परिवार वालों के डर से मना कर दिया था। यानी उर्मिला उनकी प्रेमिका थी और उर्मिला ने राजा रिपुदमन को कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राजा रिपुदमन ने अपने परिवार वालों के डर से उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। इस कारण वह चिंतित थे कि शायद मुझे उस समय कर लेनी चाहिए थी। इसी बात की वो चिंता हर समय करते थे और इसलिए उनको नींद नहीं आती थी। उनकी भूल आज उनको पीड़ा प्रदान कर रही थी, इसलिए वह चिंतित थे। यानी यह जब वो बात सोचते थे तो उन्हें पीड़ा प्रदान होती थी, अंदर से दुख होता था और इसलिए वह चिंतित रहते थे। आगे देखिए, दिल्ली आकर राजा रिपुदमन आचार्य मारुति से मिलते हैं। आचार्य मारुति कौन होते हैं? जो प्रेम के संबंध के बारे में सलाह देते हैं, वे आचार्य मारुति थे। तो राजा रिपुदमन को अपने से चिंता लगी रहती है, इसलिए वो सबसे पहले आचार्य मारुति के पास जाते हैं और अपनी सारी बातों को कहते हैं। तो इसमें आगे लिखा है कि आचार्य मारुति ने इनको विवाह करने की सलाह दी। यानी आचार्य मारुति ने रिपुदमन को कहा कि आप शादी कर लीजिए जिनसे आप प्रेम करते हैं। तो रिपुदमन का मानना है कि रिपुदमन विवाह को संबंध मानते थे, लेकिन प्रेम को इग्नोर नहीं करते थे। रिपुदमन जो थे, उनका मानना था कि यह विवाह एक संबंध है, बस वह प्रेम को मानते थे। यदि हमारे बीच प्रेम है तो सब कुछ है,
वो विवाह को सिर्फ संबंध मानते थे। आगे देखिए, उर्मिला उनकी प्रेमिका थी और उनके बेटे की माँ थी। यानी राजा रिपुदमन की प्रेमिका उर्मिला थी और उनके बेटे की माँ भी थी। यह बात उनके अलावा कोई नहीं जानता था। यह जो बात थी कि यह मेरी प्रेमिका है, यह सिर्फ राजा रिपुदमन और उर्मिला ही जानते थे, बाकी इसके अलावा कोई नहीं जानता था। आगे देखिए, अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और वे उर्मिला को समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। उर्मिला अगले दिन राजा रिपुदमन उर्मिला से मिलते हैं और वे उर्मिला को समाज के विपरीत अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। क्षमा किस लिए मांगते हैं? कि मेरा एक बेटा है और जब ये बेटा हुआ होगा तो समाज के लोग क्या कहते होंगे उर्मिला को, इस बात के लिए वो भी चिंतित थे और इस कारण वह क्षमा मांगते हैं उनसे और फिर वह शादी करने के लिए कहते हैं और विवाह के लिए कहते हैं उर्मिला से। अब यहाँ पे उर्मिला से विवाह करने के लिए राजा रिपुदमन कहते हैं, लेकिन उर्मिला मना कर देती हैं। उर्मिला शादी के लिए मना कर देती हैं और सतत आगे बढ़ने के लिए कहती हैं। यानी इनको हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं कि आप अपने युद्ध में, आप अपने विजय की कौशल के रथ को आगे बढ़ाइए। प्रेम के संबंध को यदि आप मानते हैं, विवाह को नहीं मानते हैं, तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगी, मैं आपकी प्रेमिका बन के ही जीवन भर रहूंगी, लेकिन आप अपने मार्ग में आगे बढ़िए। और वह कहती हैं कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं और आपको सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूं जो मृत्यु के भी पार है। यहाँ पे कहती हैं कि मैं आपकी प्रेमिका हूं, मैं आपकी स्त्री नहीं हूँ, पत्नी नहीं हूँ, मैं आपकी प्रेमिका हूँ और मैं आपको सिद्धि तक पहुंचाना चाहती हूँ। मतलब आप जो विजय पाना चाहते हैं, जो आप हर्ष पाना चाहते हैं, जो अधिकार पाना चाहते हैं, मैं आपको वहां तक पहुंचाना चाहती हूँ। आपके पास तो बहुत सारी स्त्रियां आ जाएंगी, लेकिन मैं आपकी क्या हूँ? प्रेमिका हूँ जो मृत्यु के भी पार हो, वहां तक आपको ले जाना चाहती हूँ। मेरी करुणा रथ यहीं तक है। आगे देखिए क्या होता है। कहानी बहुत ही अच्छी है, एकदम मार्मिक है, एकदम दिल को छूने वाली कहानी है। ठीक है, आगे देखिए। उर्मिला आचार्य मारुति की पुत्री होती हैं। लो भाई, आचार्य मारुति की पुत्री कौन होती है? उर्मिला। यह बात राजा रिपुदमन को पता नहीं होती है। फिर देखिए, इनके कहने पर भी उर्मिला विवाह के लिए नहीं मानती है। मतलब अब आचार्य मारुति भी कहते हैं उर्मिला से कि विवाह कर लो, लेकिन उर्मिला नहीं मानती है और वह रिपुदमन को ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित करती हैं। यही इसी पाठ का नाम ध्रुव यात्रा पड़ा है। तो वह कहती हैं कि आप ध्रुव यात्रा के लिए जाइए। वो उनको ध्रुव यात्रा के लिए प्रेरित करती हैं और रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके कहने पर राजा रिपुदमन ध्रुव यात्रा के लिए तैयार भी हो जाते हैं। देखिए आगे, उर्मिला उन्हें रोकना चाहती है लेकिन वे नहीं रुकते हैं। यानी जब वो तैयार हो जाते हैं, जब वो चले जाते हैं, तो उर्मिला को कुछ अलग सा महसूस होता है और उन्हें रोकने के प्रयास करती हैं। यानी उन्हें लगता है कि मैं अंदर से इन्हें रोक सकती हूँ, लेकिन वह चाह के भी नहीं रोकती हैं। वो सोचती हैं कि मैं अपने पति को सिद्धि तक पहुँचाऊँ, मतलब अपने प्रेमी को सिद्धि तक पहुँचाऊँ। इसलिए वह चाह के भी उन्हें नहीं रोक पाती हैं और राजा रिपुदमन चले जाते हैं। लास्ट पद्यांश देखिए, पद्यांश नहीं, लास्ट कहानी है। ठीक है। तीसरे दिन के अखबार में उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर को पढ़ती है। यानी वो उर्मिला रोज प्रतिदिन अखबारों को पढ़ती थी, क्योंकि अखबार में राजा रिपुदमन की खबरें आती थी। जैसे ही वो अपने ध्रुव यात्रा को प्रारंभ किए, उसके तीसरे दिन बाद उर्मिला राजा रिपुदमन की आत्महत्या की खबर को पढ़ती हैं, उनकी मृत्यु की खबर पढ़ती हैं। और उन्होंने एक पत्र लिखा था। जब उनकी मृत्यु हुई थी ध्रुव यात्रा पे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मैं अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाया, यानी मैं अपनी ध्रुव यात्रा के विजय को सफल नहीं कर पाया। हे भगवान, मेरे प्रिय के अर्थ, यानी मेरी प्रेमिका और मेरी आत्मा यानी उसके पुत्र, कि मेरी प्रेमिका और मेरे पुत्र की रक्षा करना। हे भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। और कहानी हमारी यहीं पे एंड होती है, यानी समाप्त होती है। और यही कहानी का पूरा सारांश मैंने आपको 100 से 150 शब्दों में बता दिया। टोटल भैया इसको जाके लिख दीजिएगा। ठीक है। तो एक बार फिर मैं आऊँगा एक शानदार वीडियो के साथ। चैनल पे बने रहिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।